गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठी में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास का चौथा अध्याय में आपका है वैदिक काल। वैदिक काल किसे कहते हैं? इसमें वैदिक काल जिसमें हमारे वेदों की रचना की गई थी, जो हमारे सबसे प्राचीन साहित्य हैं वेद, उन वेदों की रचना की गई थी, इसलिए हम इसको वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसके पहले आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के बाद सिंधु, सतलज, झेलम, व्यास, रावी, चिन्नाव, सरस्वती नदियों के किनारे आर्य सभ्यता का जन्म हुआ। मतलब जो सिंधु की सहायक नदियां थी, वहां पर बाहर से कुछ लोग आकर बसे और अपना जीवन यापन करे। ये लोग अपने आप को आर्य बताते थे। आर्य सभ्यता से ही यहाँ पर भारत की सभ्यता का जन्म हुआ और उसी में देखते हैं, इसी को हम आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। और ये आर्य सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर लोग रहने लग गए, पशुपालन करने लग गए। आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी और इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। वैसे तो इन लोग, अगर हम बोलते हैं तो अभी अगर देखते हैं तो सबसे प्रमुख व्यवसाय हम कृषि को मानते हैं, लेकिन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। ये लोग यहाँ पर आकर बसे और पशुपालन करना प्रारंभ किया था। इसी में देखते हैं, इन लोगों ने जब 4 वेदों की रचना की। 4 वेद की रचना में देखोगे, इसमें सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और ऋग्वेद है। तो इसमें प्रमुख रूप से देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद जिसको बोला जाता है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना आर्यों ने की थी, ये चीज। और ये ऋग्वेद की रचना, ये संपूर्ण वैदिक साहित्य में श्रुति साहित्य कहा जाता है। जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इसको श्रुति साहित्य के नाम से जानते हैं। श्रुति साहित्य किसे कहते हैं? जिसको हम, श्रुति मतलब होता है सुना गया, है ना। तो श्रुति परंपरा में गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से जो वेद मंत्र सिखाया जाता था, गुरु द्वारा शिष्य को जो मौखिक रूप से वेद मंत्र सिखाया जाता था, उसको हम श्रुति साहित्य के नाम से जानते हैं। इस तरह यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सावधानी पूर्वक हस्तांतरित होता रहा और यही जो ज्ञान था, जो मौखिक रूप से जो देने का, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। अब इन लोगों का जो वैदिक काल में जिन लोग आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, देखोगे इसमें आर्थिक जीवन इन लोगों का किस प्रकार से था। तो ऋग्वैदिक काल में लोगों में सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। सप्त सिंधु का अर्थ होता है ये 7 नदियों का जो समूह था। सिंधु की जो सहायक नदियां थी 7, वे नदियों के किनारे आर्य संस्कृति जन्म हुआ और यहीं से वैदिक काल के लोग प्रमुख रूप से व्यवसाय में इन लोग पशुपालन करना प्रारंभ कर दिए। पशुपालन में खास करके इन लोग सबसे पहले गाय पाले थे। गाय के द्वारा इन लोग दूध, घी, मक्खन, दही, ये सारी चीज़ें को प्राप्त करते थे। और फिर उसके बाद इन लोग, दूसरा जानवर था इनका घोड़ा। इन लोग मुख्य रूप से घोड़े को भी पालते थे। घोड़ा जो रथ खींचने के काम में आता था। उस समय युद्ध तो नहीं होता था, लेकिन वे एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए खास करके, और कभी कभी युद्ध होते थे तो उसमें उसका उपयोग किया जाता था। इसके साथ इन लोग भेड़, बकरी है, कुत्ता, ये सारी चीज़ें पालते थे। रथ बनाने के लिए लकड़ी का काम वहाँ पर मुख्य रूप से कारीगर लोग करते थे और जो महिलाएं होती थी वे सूत काटने का काम करते थे। सूत काटना मतलब कपड़े बनाने के लिए लोग सूत काटने का काम करते थे। तो इस प्रकार से इन लोगों का आर्थिक जीवन था। सामान्य रूप से देखा जाएगा तो सभी लोग यहाँ पर निम्न वर्ग के लोग ही थे। कोई यहाँ पर अमीर नहीं था, ना कोई गरीब नहीं था। सभी लोग सामान्य रूप से अपना जीवन यापन करते थे।
इसी में देखेंगे इनका जो रहन सहन था। इस काल में आर्यों का सीधा साधा जीवन था, जो मिट्टी और लकड़ी के बने हुए घरों में रहते थे। इनकी बड़ी बड़ी गौशालाएं होती थी, मतलब इन लोग जो गाय पालते थे वो गाय को रखने के लिए बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाते थे। और उनका जो भोजन होता था वो मुख्य रूप से दूध, दही, मक्खन, घी, जौ, गेहूँ और मांस, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होते थे। पिता जो परिवार का मुखिया होता था, पिता उस परिवार का मुखिया होता था। समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता था और वैदिक समाज में महिलाओं का भी सम्मान किया जाता था। महिलाएं समान रूप से पूजा पाठ में, यज्ञ में ये लोग भाग लेते थे। और कुछ महिलाएं तो पढ़ी लिखी भी होती थी, जो समाज के अन्य कार्य भी करती थी। कई महिलाएं ने वेदों में सूक्तियों की भी रचना की थी। इसी के आधार पर देखेंगे समाज, वहाँ का जो सामाजिक जीवन था वो किस प्रकार का था। वैदिक काल में समाज का प्रमुख आधार परिवार होता था। वैदिक काल में समाज का जो प्रमुख आधार होता था वो परिवार होता था। परिवार के लोग यहाँ पर जन बनाकर, मतलब एक परिवार, दो परिवार मिलकर एक समूह बनता था और कई परिवार मिलकर एक जन का निर्माण करते थे। ये जन वहाँ पर मुख्य रूप से कुरुजन, यदुजन और जो तीन जन थे प्रमुख रूप से पुरुजन, ये मुख्य रूप से होते थे। उन दिनों वैदिक लोग के अलावा कई ऐसे लोग भी यहाँ पर आकर बसने लगे थे जिनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी। वे लोग यहाँ पर आर्यों के साथ आकर रहने लग गए और अपने पशुओं को उन्हीं आर्यों के पशुओं के साथ चराना प्रारंभ कर दिया। कभी कभी इन लोगों के बीच में पशुओं को लेकर झगड़ा, लड़ाई या युद्ध हुआ करते थे। फिर भी ये जो अन्य लोग थे वे लोग यहाँ से छोड़कर उन लोगों को जाते नहीं थे, बल्कि उन लोग यहाँ पर उन लोगों के साथ रहकर उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके रीति रिवाज, हर एक चीज़ को उन लोगों ने अपनाया। इस वैदिक काल में यहाँ पर लोगों में छुआछूत और ऊंच नीच की भेदभावनाएं, छुआछूत, जाति पाति की जो बुराइयां थी वे हमको देखने को नहीं मिला। मतलब वैदिक काल में सारे लोगों को समान रूप से माना जाता था। इसमें कोई भी उच्च वर्ग का या निम्न वर्ग का नहीं होता था, या जाति में छुआछूत की भावनाएं नहीं होती थी, सभी लोगों को समान समझा जाता था। इसी में देखेंगे कि यहाँ पर राजा की क्या स्थिति रहती है। राजा का चुनाव लोगों के द्वारा हुआ करते थे। वहाँ पर यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे एक राजा नियुक्त हुआ, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र अगर नियुक्त करते तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता था। किंतु यहाँ पर राजा की नियुक्ति वहाँ के जन लोग करते। जन मतलब वहाँ की जो जनता होती थी वे लोग राजा को नियुक्त करते थे। और ये राजा का पद पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता था, क्योंकि राजा की जो जिम्मेदारी होती थी वे बहुत बड़ी होती थी। वे लोगों का नेतृत्व करते थे और इसमें लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। कई सारे ऐसे कार्य थे जिसमें राजा का प्रमुख भूमिका हमको देखने को मिलता है। तो पिता के बाद पुत्र का यहाँ पर राजा का पद नहीं होता था। ये राजा का चुनाव जनता के द्वारा होता था, जो एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते थे जो संपूर्ण रूप से योग्य हो, उस पद के योग्य हो, उस व्यक्ति का चुनाव वहाँ पर किया जाता था। राजा इस प्रकार से, राजा को देखोगे इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वैदिक काल में शासन व्यवस्था गणतंत्र था। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जनतंत्र या गणतंत्र था कि जनता के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। इसी में देखेंगे युद्ध। कभी कभी पशुओं को चराने के लिए लेकर जाते थे तो दो समूहों के बीच में युद्ध हो जाते थे। युद्ध होने से ये उस समय राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। वे अपने जन समूह में ही पुरुषों को वहाँ पर युद्ध के लिए इसमें नेतृत्व करता था राजा, और वहाँ पर पुरुष लोग ही वहाँ पर जाकर युद्ध करते थे। तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर युद्ध होते थे, और युद्ध में जो विजयी राजा होता था
वो पराजित लोगों का जो धन संपदा, पशु, घर, ये सारी चीज़ों को अपने जनों के बीच में बांट देता था। समय समय पर जो जन होते थे वे लोग यहाँ पर इनको राजा को बहुमूल्य भेंट देते थे ताकि राजा को खुश कर सके। किंतु राजा उन सारी चीज़ों में, जैसे घी, दूध, मक्खन, दही, अनाज, ये सारी चीज़ें हैं जो राजा को भेंट देते थे, उसमें से कुछ एक हिस्सा बस राजा रखता था, बाकी हिस्सों को अपने जन समूह में बांट देता था। तो इस प्रकार से राजा वहाँ पर शासन करता था। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में यहाँ पर जनतंत्र था। जनतंत्र मतलब जनता का शासन था। जनता अपने स्वेच्छा के अनुसार ऐसे व्यक्ति का चुनाव करती थी जो कि उस पद के योग्य होता था और वो पद को संभाल कर वे सेना का नेतृत्व कर सके, जनता की समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर चुना जाता था। इसी में देखेंगे कि इन लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार से था। धार्मिक जीवन के आधार पर लोग अपने समय समय पर अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे, यज्ञ करवाते थे। और इनमें प्रमुख रूप से इन लोग इंद्रदेव है, अग्निदेव है, वरुण देव है, सोमदेव है, इन चारों देवताओं की पूजा करते थे ताकि ये लोग अपनी संपत्ति, अपने परिवार, अपनी पशुओं की, हर चीज़ की रक्षा करने के लिए वे लोग देवताओं से प्रार्थना करते थे। और वो युद्ध में विजय करने के लिए भी वैदिक काल में यज्ञ करवाया जाता था। इस प्रकार से देखते हैं इन लोगों का धार्मिक जीवन था। इसी में देखेंगे इसमें वैदिक सूक्तियों में देवताओं की स्तुति के अलावा प्रकृति का वर्णन, विश्व की उत्पत्ति संबंधित विचार भी सम्मिलित है। वैदिक संस्कृति में सबसे बड़ी देन इस प्रकार की है। वैदिक संस्कृति की जो देन है आज भी भारत में हम उसका उपयोग करते हैं। जो संस्कृत भाषा है वो, दूसरा है वैदिक साहित्य है और गणतंत्र परंपराएं हैं। तो वह संस्कृत भाषा तो आज भी हम कई भाषाओं की जननी कहलाती है संस्कृत भाषा। और उसी प्रकार से वैदिक साहित्य ये भारत का सबसे प्राचीन साहित्य कहलाता है। और गणतंत्र परंपराएं जो छोटे छोटे जनपदों का युग होता है। तो ये जो तीन चीज़ हैं, ये तीनों चीज़ें क्या है, हमको वैदिक सभ्यता से प्राप्त है, जो आज भी हमारे भारत में देखने को मिलता है। तो बच्चों ये चीज़ तो आप इसमें वैदिक काल में खाली आप भाग 1 में वैदिक काल के बारे में पढ़े हो कि वहाँ पर के लोगों का आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन किस प्रकार से था। उन लोग कौन सा व्यवसाय करते थे, किस प्रकार से उन लोग देवी देवताओं को मानते थे, किस प्रकार से युद्ध करते थे, किस प्रकार से व्यवसाय करते थे, ये सारी चीज़ों का अध्ययन आप वैदिक काल के अंतर्गत किए हो। लेकिन इसके बाद जो क्लास होगा उसमें भाग 2 में आप उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करोगे। तो इसमें जो भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है वैदिक काल में, उसमें पुस्तक को आप एक बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करोगे और उसमें से छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो प्रश्न को निकाल कर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। जो कॉपी में लिखेंगे उसको आप मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोटो खींचकर भेजना, ताकि मुझे पता हो जाएगा कि आपने इस पाठ को अध्ययन किया है कि नहीं किया। ठीक है, अगली क्लास में आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देंगे। इसके पहले आप उस पाठ को अच्छे से अध्ययन करोगे। थैंक यू।